इस कहानी की शुरुआत होती है एक आइलैंड से, जहां एक हंटर्स का ग्रुप मॉन्स्टर एंड से फाइट करते हैं। उनका लीडर एक बड़े से एंड से फाइट करता है और एक्सप्लेन करता है कि उन्हें फाइट करना ही होगा क्योंकि वो भाग नहीं सकते। सभी उन बड़े एंड से हारने लगते हैं और वो लीडर भी बेहोश होने लगता है। एक एंड उससे खाने लगता है और उसकी जान जाने लगती है। तभी एक हंटर उसे बचा लेता है और उसे अपने पावरफुल हीलिंग मैजिक से ठीक कर देता है। लीडर देखता है और एंड्स उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पावरफुल हंटर उन्हें बचा लेता है। तभी एक और पावरफुल हंटर आता है और वो सभी एंड्स को हराने लगता है। पहले के हंटर्स को ये रियलाइज होता है कि वो लोग साइड कैरेक्टर्स थे। वो लोग बहुत हैरान थे और समझ जाते हैं कि जो उन्हें बचाने आए हैं वो लोग एस रैंक हंटर्स हैं। वो लोग सभी रेड एंड्स को हरा देते हैं और तभी एक बड़ा व्हाइट एंट अपीयर होता है। वो लोग फिर उससे लड़ने लगते हैं। एस रैंक हंटर्स मिलकर उससे लड़ते हैं। वो हंटर उस बड़े एंट का बॉडी पार्ट्स निकालने लगता है और उससे उसी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी और भी बड़े व्हाइट एंट्स अपीयर हो जाते हैं। पर एस रैंक हंटर्स और एक्साइटेड हो जाते हैं। मेज हंटर अपने लाइटनिंग को पावर अप करता है और दूसरा हंटर अपने रेज मोड में आते हुए पावर अप करता है, जिससे उसके मसल्स बढ़ जाते हैं। उनकी लड़ाई सिटी से भी देखी जा रही थी, जहां एक आदमी ये देखकर खुश था कि वो लोग टाइम पर पहुंच गए। इस आदमी का नाम मिस्टर चोय होता है, जो सिटी में उन एंट्स के खिलाफ खड़ा होता है। फ्लेम्स की मदद से वो सभी रेड एंट्स को जला देता है। व्हाइट एंट्स आगे बढ़ते हैं। मिस्टर चोय अपने टीम को उन एंट्स से लड़ने के लिए ऑर्डर देता है। तभी ये रिवील होता है कि 10 साल पहले पोर्टल्स जो दूसरे डिमेंशन से कनेक्ट होते हैं वो वर्ल्ड में अपीयर होने लगे, जिससे बहुत से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और उनसे सिर्फ वही लड़ सकते हैं जिनके पास स्पेशल अवेकेंड एबिलिटीज हो, और इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। हंटर्स के मैजिकल पावर के बेसिस पर हंटर्स का रैंक क्लासिफाई होता है। एस सबसे टॉप रैंक होता है और ई सबसे लो रैंक होता है। हंटर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी एबिलिटी अवेकन होने के बाद डेवलप नहीं होती है, भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले। एंड्स के हमले के बाद 3 साल बीत जाते हैं। सिटी में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ग्रुप रेड करने के लिए तैयारी करते हैं। वहाँ किम अपनी कॉफी लेता है। तभी बैक उसके पास आता है। दोनों बात करते हैं कि वो लोग बहुत पैसा कमाएंगे अगर उनका ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो। फाइनली हमारा प्रोटैगनिस्ट आ जाता है और उसका नाम जिनवू होता है। सभी उसे पहचान लेते हैं और हेलो करते हैं। बैक किम से पूछता है सभी उसे पहचानते हैं क्या, वो बहुत पावरफुल है। किम बताता है जिनवू ठीक इसके उल्टा होने के लिए फेमस है। उसने अभी ही ज्वाइन किया है और उसे निकनेम मिल चुका है वीकेस्ट हंटर होने का। वो एक ई रैंक डंजन में भी इंजर्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर जिनवू यहाँ आया है, इसका मतलब जिस मिशन में हम जा रहे हैं वो आसान होगा। वो लोग जिनवू से दूर बात कर रहे थे, लेकिन जिनवू उनकी सारी बातें सुन लेता है और वो उसके कहे एक भी बात को डिनाई नहीं कर सकता था। तभी एक लड़की जूही आती है। वो ये देखकर गुस्सा थी कि जिनवू फिर से इंजर्ड हो गया था। ई रैंक मिशन के दौरान सिर्फ वही इंजर्ड हुआ था और उनके पास हीलर भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि मिशन इतना आसान होगा कि किसी को भी चोट नहीं लगेगी। जूही उसके टीम पर गुस्सा करने लगती है, पर जिनवू मान चुका था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे इसकी आदत भी हो चुकी है। लेकिन अब उस पे दया दिखाने का समय रहा नहीं। अगला मिशन शुरू होने ही वाला था। एक आदमी जिसका नाम सोंगची था, वो खुद को टीम से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो इस मिशन के लिए कैप्टन होगा, क्योंकि वो यहाँ सबसे हाईएस्ट रैंक हंटर है। इसीलिए सभी उसे लीडर बनाने के लिए भी तुरंत मान जाते हैं। इसी के साथ सभी लोग डंजन गेट के अंदर जाने लगते हैं। किम जिनवू से कहता है वो टीम से ज्यादा दूर ना रहे, वरना इंजर्ड हो जाएगा। जूही भी गेट में एंटर करती है। जिनवू अंदर जाने से पहले अपने वेपन को देखता है, एक छोटा सा ब्लेड जिसमें ना के बराबर मैजिकल पावर था। जिनवू की इनकम भी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वो ऐसे ही वेपन खरीद सकता था। जिनवू फैसला करता है वो इस बार अच्छा करेगा और गेट में एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ हंटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मिस्टर गो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद, जहां उसे बताया गया था कि उन्हें डंजन ब्रेक को अवॉइड करना होगा, और वही लोग ये भी डिमांड करते हैं कि जो भी उन्हें डंजन में मिला है वो सप्लाई कर दे। जो एसोसिएशन में काम करते हैं वो डंजन में मिली चीजों को रीसेल करके पैसा कमाते हैं, पर उसे ऐसे रिक्वेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैजिक बीस्ट को हराने के बाद जो क्रिस्टल्स मिलता है उसे मैजिक जेम कहा जाता है और उसे पैसों के लिए बेचा जाता है। फिर हम देखते हैं जिनवू, जिसे एक जेम मिल गया था, वो बहुत खुश था कि उसे एक जेम मिल ही गया। लेकिन तभी उस पे एक गॉब्लिन अटैक कर देता है। जिनवू खुद को उसके अटैक से डिफेंड कर रहा था और उसका ब्लेड टूट जाता है। गॉब्लिन उसके पेट में स्टैब कर देता है और जूही खड़ी होकर मदद के लिए चिल्लाती है। तभी बैक आता है और जिनवू को बचा लेता है। बैक आगे बढ़ जाता है जिनवू और जूही को पीछे छोड़कर। जूही जिन को हील करती है। जिनवू देखता है कि बाकी के टीम मेंबर्स सभी को हरा रहे थे। तब ये रिवील होता है कि हाई रैंक मैजिक बीस्ट से जो जेम मिलता है उससे वेपन भी बनाया जा सकता है, जिससे वो स्ट्रॉन्गर मैजिक बीस्ट को हरा सकते हैं। डंजन से मिले माना क्रिस्टल्स भी वेपन बन सकते हैं, लेकिन वो मैजिक जेम्स के जैसे इफेक्टिव नहीं होते। गवर्नमेंट इन आइटम्स का यूज करके नई एनर्जी बनाना चाहती है। ये ज्यादा सेफ और एफिशिएंट है बाकी पावर सोर्स के मुकाबले, और इससे पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं होता। ये एक आइडल ग्रीन एनर्जी
एनर्जी था और गवर्नमेंट इस पे रिसर्च करवा रही थी कि इन जेम्स और क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करे। ये आइटम सिर्फ डंजन्स में ही मिलते थे, इसीलिए हंटर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। टीम डंजन बॉस को हराने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। जिन्वू सच में काफी कमजोर था क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और जूही अब भी उसे हील कर रही थी। जूही कहती है उसने हंटर बनना क्यों चुना, क्योंकि वो हमेशा चोट खा जाता है और ऐसे ही करके वो एक दिन मर भी सकता है। जिन्वू माफी मांगता है पर जूही उस पर और गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। सभी को बैटल्स के बाद काफी कुछ मिलता है लेकिन वहाँ ज्यादा माना क्रिस्टल्स नहीं थे, इसीलिए वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। जिन्वू सोचता है कि सब खत्म हुआ और थोड़ा उदास था कि उसे सिर्फ एक ही रैंक जेम ही मिला। वो खुद पर डाउट करने लगता है और सोचता है कि जान जोखिम में डालने के लिए इतना काफी नहीं है। तभी एक टीम मेंबर बताता है उसे एक और डीप केव मिला है और वो सोचते हैं कि क्या वो डबल डंजन में घुस गए हैं। ये सेंस भी बना रहा था क्योंकि उन्होंने बॉस को हरा दिया था लेकिन डंजन अब तक बंद नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था। सभी एक्साइटेड हो जाते हैं पर मिस्टर सॉन्ग एक्सप्लेन करता है कि ऐसे सिचुएशन में उन्हें हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए और ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए। सभी ये कहने लगते हैं कि वो ये चांस मिस कर जाएंगे, उन्हें वहाँ और वैल्यूएबल चीज मिल सकती है। वो ये भी कहते हैं कि ये डी रैंक डंजन है तो यहाँ ज्यादा खतरा नहीं होगा। किम बताता है कि बैक की वाइफ को दूसरा बच्चा होने वाला है इसीलिए उन्हें और पैसे की जरूरत होगी। मिस्टर सॉन्ग अनएक्सप्लोर्ड एरिया के खतरों के बारे में सोचता है इसीलिए वो लोग वोट करते हैं जो टाई रहता है और लास्ट वोटर जिन्वू बचता है। सभी उसके वोट का वेट कर रहे थे। जिन्वू सोचता है एक ई रैंक डंजन भी उसके लिए खतरा साबित होता है लेकिन उसका फादर मिसिंग है और उसके फैमिली में सिर्फ वही है जो पैसा कमा सकता है। उसकी बहन कॉलेज जाती है तो वो उसकी तरह स्टूपिड नहीं होगी और उसकी माँ के हॉस्पिटल बिल्स भी होते हैं। जिन्वू को पैसों की बहुत जरूरत थी इसीलिए वो जाने के लिए वोट करता है। दूसरी तरफ सिटी में एक लड़के से कहा जाता है एक ब्लैक बॉल पर हाथ रखने के लिए। वहीं पर एक लड़की कंप्यूटर रन कर रही थी और एक लड़की दूसरों को बुलाती है। तब पता चलता है कि ये लोग अपना टेस्ट करवा रहे थे कि वो लोग कितने स्ट्रांग है जिस पर उन्हें रैंक मिलेगा। ये जगह नए हंटर्स को रिक्रूट करने के लिए बहुत सही थी। एक आदमी मिस्टर चोई को बताता है कि उसने एक बी रैंक हंटर को साइन किया और 2 सी रैंक हंटर्स को भी। मिस्टर चोई खुश था और बताता है कि वो चाहता है कि जिसके पास टैलेंट है उसे खुद को ज्वाइन करवाए, एज और जेंडर बिना देखे। वो सभी बेस्ट हंटर्स को रिक्रूट करना चाहता है लेकिन वो श्योर था कि उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है जिसका नाम चाही है। दूसरी तरफ कुछ चोर पर्स चुराकर भाग रहे थे और रास्ते में एक लड़की को मारकर जाना चाह रहे थे। वो लड़की उनसे पर्स ले लेती है और वो कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करती है जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल था। ये लड़की चाही थी और सभी उस फेमस एस रैंक हंटर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक सेलिब्रिटी थी लेकिन वो ये सब हैंडल नहीं कर पाती थी। वो सभी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। डंजन में मिस्टर सॉन्ग एक्सप्लेन करता है कि पोर्टल का गेट बॉस के हारने के 1 घंटे बाद बंद हो जाता है और वो इस केव में पिछले 40 मिनट से वॉक कर रहे हैं। जिन्वू जूही से माफी मांगता है कि उसके वोट की वजह से उसे भी यहाँ आना पड़ा, पर जूही इस बात पर गुस्सा थी कि उसे अपने लाइफ के बारे में चिंता क्यों नहीं है। अगर उसे थोड़े और ऊपर स्टैब किया गया होता तो वो जिंदा नहीं बचता और तो और वो उसे बहुत मुश्किल से हील कर पाई। जिन्वू रियलाइज करता है कि वो बी रैंक हीलर जूही की वजह से ही सरवाइव कर पाया। जिन्वू उससे माफी मांगने लगता है। जूही कहती है वो माफी मांगने के लिए उसे खाना खिला सकता है। जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है। उनकी बातचीत ज्यादा देर नहीं हो पाती क्योंकि टीम को बॉस का रूम मिल जाता है। ऐसे डोर वाले रूम का मिलना बहुत रेयर होता है इसीलिए कुछ गड़बड़ लग रहा था। किम खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था इसीलिए वो अंदर जाने के लिए डिटरमाइन था और बाकी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। सिटी में कुछ हंटर्स का ग्रुप एक प्रेजेंटेशन देख रहे थे प्रेसिडेंट गू का, जो एक्सप्लेन कर रहा था कि पोर्टल 10 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं और डंजन के बहुत से रहस्यों को सुलझाया नहीं गया है। हंटर होना एक खतरनाक काम है इसीलिए एक एक्सपीरियंस हंटर को भी रेड मिशन में चौकन्ना रहना पड़ता है। उन्हें घमंड नहीं करना है और बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि बस उन्हें संभल कर रहना है। डंजन में हम देखते हैं कि किम और बाकी सभी प्रेसिडेंट के इन बातों का बिल्कुल उल्टा कर रहे थे और उस बड़े से गेट को खोलकर रूम के अंदर जाते हैं। वो लोग बिल्कुल आराम से अंदर जाते हैं जैसे वो किसी फील्ड ट्रिप पर आए हों। वो पहली बार ऐसा डंजन देख रहे थे। वहाँ सभी स्टैचूज काफी पुराने लग रहे थे और कुछ स्ट्रेंज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए थे। जिन्वू वहाँ सबसे बड़े स्टैचू को देखता है और जूही बहुत घबरा जाती है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा शांति थी। सभी ये सोचने लगते हैं कि बॉस कहाँ है। मिस्टर सॉन्ग जमीन पर एक मैजिक सर्कल देखता है। उसे एक टैबलेट को पढ़ने के लिए बुलाया जाता है जिसमें एंशिएंट लैंग्वेज में कमांडमेंट्स लिखा हुआ था गॉड को वर्शिप करने के लिए। तभी जूही जिन्वू को बताती है कि उसने जायंट स्टैचू के आंख को मूव करते हुए देखा और वो उनकी तरफ देख रहा था। जिन्वू को लगता है कि वो भ्रम में है पर तभी गेट बंद हो जाता है और सभी हैरान हो जाते हैं। एक लड़की सोचती है क्या वो लोग फंस गए। तभी एक जिम टीचर जैसा आदमी गेट की तरफ जाने लगता है ये कहते हुए कि ये सब उनकी गलती है। उसे ट्रेजर की परवाह नहीं थी और वो गेट खोलने की कोशिश करता है पर उसके बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया जाता
है जो एक स्टैचू करता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इन स्टैचू से उन्हें फाइट करना होगा। जिनवू बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि जिस आदमी को मारा गया था वो एक डी रैंक हंटर था जो एक ई रैंक हंटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो जिनवू था। इसीलिए वो ये जानता था कि वो इन स्टैचू से लड़ नहीं पाएगा। जो भी हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये डंजन डी रैंक का था। सभी डरने लगते हैं। जिनवू ये समझ जाता है कि अगर वो स्टैचू मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब वो बड़ा वाला भी मूव कर सकता है। जिनवू स्टैचू को देखता है और हैरान रह जाता है जब वो स्टैचू मुड़कर देखता है। तभी जिनवू को फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं कि वो हमेशा मिशन में मरने की हालत में आ जाता था। उसके पहले मिशन में वो अपनी टीम से अलग हो गया था और दूसरे में वो एक मेज में फंसकर भूखा मरने वाला था। वो एक ई रैंक मैजिक बीस्ट से भी नहीं लड़ पाया था और हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में था। लोएस्ट डंजन्स भी उसके लिए खतरे से भरे थे। यूजुअली हंटर्स को जेम मिलते हैं, उसे बेचकर वो स्ट्रॉन्ग वेपन्स खरीदते हैं जिससे वो स्ट्रॉन्ग बीस्ट को हराते हैं और ज्यादा पैसे कमाते हैं। पर ऐसा कुछ भी जिनवू नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास एक छोटा सा ब्लेड था। अगर वो भी टूट जाता तो उसे अपने हाथों से लड़ना पड़ता। उसके कपड़े फट जाते और जूते भी। हमेशा हंटर्स उसका मजाक उड़ाते थे और वो ऐसे ही खतरनाक काम करता था जिसमें ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे थे। वो जिंदा बस इसीलिए बच जाता था क्योंकि वो लूप होल्स ढूंढ लेता था और वो ऐसा सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करके करता था। प्रेजेंट में जिनवू तुरंत उस बड़े से स्टैचू का डेंजर सेंस कर लेता है और सभी को झुकने कहता है पर वो टाइम पर नहीं था। वो स्टैचू अपने आंखों से लेजर बीम रिलीज करता है। बचे हुए टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भरोसा नहीं कर पाते हैं जो कुछ भी उनके सामने हुआ। जूही डर कर कांपने लगती है और जिनवू सोचता है ये सब कुछ हुआ कैसे। वो फंसे हुए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वो समझ चुका था कि अब वो मारा जाएगा। सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हें भागना पड़ेगा, पर वो ये भी समझ गए थे कि जैसे ही वो मूव करेंगे वो मारे जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग सभी को अपनी जगह पर रहने कहता है। जिनवू जूही को देखता है जो बच गई थी लेकिन बहुत डरी हुई थी। मिस्टर सॉन्ग जिनवू को थैंक्स करता है कि उसने सबको वार्न किया इसीलिए वो सभी बच गए। जिनवू को भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बस वो एहसास हुआ था कि कुछ बुरा होने वाला है। जिनवू देखता है कि मिस्टर सॉन्ग बच तो गया था लेकिन उसके आर्म से बहुत खून बह रहा था क्योंकि वो कट हो गया था। वो कहता है वो अभी ये सब सह सकता है और खून को रोकने में जिनवू की हेल्प मांगता है। ऐसे टाइम में वो जूही से हेल्प मांगता जो एक हीलर है, लेकिन ऐसे खतरनाक समय में वो बहुत डर जाती है। इसीलिए एक बी रैंक हीलर होने के बाद भी वो हमेशा लो लेवल डंजन्स में ही जाती है। सॉन्ग ये भी बताता है कि वो पहले भी बी रैंक मिशन में गया है और ये जो भी हो रहा है वो बी रैंक से भी ऊपर है, ए या फिर एस भी हो सकता है, इसीलिए वो इसे हरा नहीं सकते। सॉन्ग उन लिखे हुए कमांडमेंट्स को याद करता है जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी एंटर करेंगे उन्हें गॉड को वर्शिप करना होगा, गॉड को प्रेस करो और उस पर भरोसा करो। जो भी ऐसा नहीं करते हैं वो मारे जाएंगे। जिनवू कहता है कि गॉड वही स्टैचू होगा और वो स्टैचू उन्हें अपोनेंट की तरह नहीं देख रहा होगा क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है। सॉन्ग कहता है उन्हें वेट करना चाहिए और भागने का मौका देखना चाहिए, पर सभी ऐसा करने के लिए मानते नहीं हैं। एक मेंबर अपनी जान बचाना चाह रहा था क्योंकि उसकी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी, उसे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है, इसीलिए कुछ भी हो जाए वो यहाँ से बाहर निकल कर रहेगा। वो जंप कर आगे बढ़ता है पर तुरंत मारा जाता है। सभी ये देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें बहुत ही आसानी से मारा जा सकता है, पर वो ऐसा नहीं कर रहा है जिसका कोई रीजन हो सकता है। पर सवाल ये है कि क्यों इसने अब तक सबको मारा क्यों नहीं, जबकि ये ऐसा कर सकता है। अटैक नहीं करना बहुत अलग बात है डंजन में जितने भी मैजिकल बीस्ट है उनके मुकाबले। इसीलिए जिनवू पहले कमांडमेंट के बारे में सोचता है कि गॉड को वर्शिप करना और उसे अपने थ्योरी को सही साबित करने के लिए उसे पहले कुछ चेक करना है। ये जानते हुए भी कि ये खतरनाक होगा, सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू की आंखें बता रही थी कि वो जिंदा रहना चाहता है। इसीलिए जिनवू खड़ा होता है और जैसे ही वो खड़ा होता है स्टैचू की आंखें ग्लो करने लगती है जिनवू पर लेजर बीम फायर करने के लिए। जिनवू फिर बैठ जाता है और जैसे ही वो ये करता है स्टैचू की आंखें ग्लो करना बंद कर देती है। ये उसके थ्योरी को कंफर्म कर देता है, इसीलिए वो सबको बताता है कि उन्हें स्टैचू के सामने झुककर रहना पड़ेगा। जिनवू बताता है कि अगर उनका सर एक सर्टेन हाइट तक ना उठे तो वो अटैक नहीं करेगा, इसीलिए झुके रहने से वो सेफ रहेंगे और यही पहले कमांडमेंट का मतलब हो सकता है कि उन्हें गॉड को वर्शिप करना होगा। जिनवू स्टैचू के सामने अपना सर झुकाता है और उसे देखकर दूसरे भी ऐसा ही करते हैं, इस उम्मीद से कि उसका प्लान काम कर जाए। जिनवू सही था और स्टैचू की आंख बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन असली मुसीबत यहीं से शुरू होती है। वो स्टैचू स्माइल करता है, बैक ये देखकर बहुत डर जाता है और फिर वो ये चेक करने का सोचता है कि अब वो खड़ा होता है तो क्या होगा। हम देखते हैं उसे कुछ नहीं होता तो बैक को लगता है कि उन्होंने चैलेंज को क्लियर कर दिया है और घर जा सकते हैं। सभी उठ जाते हैं और थोड़ा सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी वो बड़ा स्टैचू भी उठ जाता है, इसीलिए सभी और डर जाते हैं।
सॉन्ग जिनवू से पूछता है क्या उसके पास कोई और आइडिया है, पर जिनवू उस स्टैचू को देखे जा रहा था। फिर वो सेकंड कमांडमेंट के बारे में सोचता है कि गॉड को प्रेस करना है। अगर वो अटैक को रोकना चाहते हैं तो उन्हें गॉड को प्रेस करना होगा। तभी एक मेंबर आगे आता है और बताता है कि उसने ट्रेडिशनल फोकलोर सीखा हुआ है, इसीलिए वो जानता है गॉड को कैसे प्रेस करना है। वो स्टैचू के सामने बैठ जाता है और प्रेस करने लगता है और सभी ये देख रहे थे कि स्टैचू क्या करेगा। हम देखते हैं कि स्टैचू एरन येगर के रम्बलिंग को फॉलो करते हुए उस मेंबर को मार देता है। एक लड़की ये देखकर बहुत घबरा जाती है और घुटने के बल बैठ जाती है और स्टैचू उसे भी मार देता है। तभी सॉन्ग कहता है सभी अलग अलग हो जाएं जितनी जल्दी हो सके, ताकि स्टैचू सभी को एक साथ मार ना सके। इसीलिए सभी भागने लगते हैं और जिनवू जूही को पकड़ के भागने लगता है, जो डर से हिल भी नहीं पा रही थी। बैक ये सोचता है कि वो यहाँ नहीं मर सकता, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चे के बारे में सोचने लगता है, हम कंफर्म हो जाते हैं कि वो मारा जाएगा। वो एक कॉर्नर पर चला जाता है और चिल्लाकर बताता है कि वो यहाँ पर सेफ है, पर वो छोटे स्टैचूज के बारे में भूल चुका था जो वहाँ थे और वो भी अटैक कर सकते थे। सॉन्ग उसे वार्न कर पाता उससे पहले बैक के बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिनवू भागते हुए सोचता है कि आखिर वो कैसे प्रेस के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे गॉड के बारे में प्रेस करने जैसा कुछ भी नहीं है। पर जिनवू को कोई रास्ता सोचना ही था, क्योंकि उसके साथ जूही थी जिसे उसे जिंदा बाहर निकालना है। जिनवू दीवारों की तरफ स्टैचूज को देखता है। एक ने स्पेयर पकड़ा हुआ था, दूसरे ने एक्स और सभी अलग अलग वेपन्स पकड़े हुए थे जिससे वो आसानी से मारे जा सकते हैं। तभी वो स्टैचू को ट्रम्पेट के साथ देखता है, जो उसे एक सेफ ऑप्शन लगता है। जिनवू फिर सॉन्ग को बताता है कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाए और जैसे ही वो ऐसा करता है, वो स्टैचू उसे मारता नहीं है और म्यूजिक प्ले करने लगता है। सॉन्ग चिल्लाकर सभी को ऐसा ही करने कहता है और सभी सेफ हो जाते हैं। जिनवू जूही के साथ एक स्टैचू के पास आता है जिसके पास ड्रम था जो म्यूजिक प्ले नहीं करता। जिनवू समझ जाता है कि एक साथ 2 लोग एक स्टैचू के सामने नहीं आ सकते, इसीलिए वो जूही को वहीं छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागता है। जूही अकेली हो जाती है और वो स्टैचू म्यूजिक प्ले करने लगता है। जिनवू भाग रहा था और जायंट स्टैचू उसकी तरफ आता है। जिनवू अपने सामने आखिरी म्यूजिक स्टैचू को देखता है और तब तक जायंट स्टैचू का पैर उसके सर के ऊपर आ चुका था, इसीलिए वो जैम बनने से कुछ देर ही दूर था, लेकिन वो टाइम पर जंप करके बच जाता है। जिनवू बच तो जाता है, पर वो शील्ड पकड़े हुए स्टैचू के सामने आ गया था और ये अटैक करने वाला था। जिनवू जब तक ये रियलाइज करता है, वो स्टैचू अटैक कर देता है जिससे स्मोक फैल जाता है और जूही चिल्लाकर रोने लगती है, ये मानते हुए कि जिनवू मारा गया। पर ऐसा नहीं था। जिनवू रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। वो जायंट स्टैचू फिर से अपना पैर उठा लेता है जिनवू को मारने के लिए, पर जिनवू लास्ट म्यूजिकल स्टैचू तक पहुंच जाता है और जायंट स्टैचू के पैर से बच जाता है। और जैसे ही वो ये करता है, वो जायंट स्टैचू वापस अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। जूही जिनवू के पास भागकर जाती है और पूछती है क्या वो ठीक है। जिनवू बताता है कि वो ठीक है, पर हम देखते हैं कि उसका एक पैर गायब था और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता जब तक जूही उसे नहीं बताती, क्योंकि अपना हीरो एड्रेनलिन में बिल्कुल पागल हो चुका था। जूही उसे हील करने लगती है, पर उसने अपना कुछ ज्यादा ही हीलिंग मैजिक यूज कर लिया था, इसीलिए उसके बॉडी पर भी असर होने लगता है। इसीलिए जिनवू उसे रुकने कहता है। दूसरे लोग सिचुएशन को चेक करते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया। बचे हुए मेंबर सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं कि उसने यहाँ आने के लिए एग्री किया। हालांकि आधे से ज्यादा वोट आने के लिए मिले थे, पर अब वो ब्लेम गेम खेलने लगे थे। अब फॉलो करने के लिए एक ही कमांडमेंट बचा था। वो जायंट स्टैचू अपना हाथ उठाता है और एक अल्टर अपीयर होता है सेंटर पर। सभी ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर जिनवू समझ जाता है और बताता है कि मैथोलॉजी में ऐसे अल्टर लिविंग सैक्रिफाइसेस के लिए होते हैं, गॉड के लिए। फाइनल कमांडमेंट पर गॉड पर बिलीव करना लिखा था, इसीलिए ये क्लियर था कि उन्हें यहाँ क्या करना था। किम बिना टाइम वेस्ट किए सॉन्ग को ऑर्डर करता है वो खुद को ऑफर करने जाए। वो सभी उसे ब्लेम कर रहे थे। सॉन्ग फाइट बैक नहीं करता और मान जाता है और कहता है वो अकेले जाकर डेंजर को चेक करेगा। सॉन्ग खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। तब जिनवू सोचता है ये सब उसकी गलती है, क्योंकि लास्ट वोट उसी का था जिससे यहाँ आना डिसाइड हुआ। सॉन्ग अल्टर में जाता है और एक फ्लेम इग्नाइट हो जाता है। वो बहुत कंफ्यूज था कि उसे आगे क्या करना है, इसीलिए वो पूछता है। जिनवू खुद को उठाने कहता है ताकि वो वहां जाकर अल्टर को चेक कर सके और अश्योर करता है कि ये सेफ है, क्योंकि सॉन्ग को कुछ भी नहीं हुआ। 2 मेंबर उसे उठाकर ले जाते हैं और जैसे ही वो अल्टर के अंदर जाते हैं और भी फ्लेम इग्नाइट कर जाते हैं। सॉन्ग पूछता है
क्या जिनवू को कुछ भी समझ आ रहा है? पर जिनवू बहुत ही कंफ्यूज था कि उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, पर इस डंजन के ओपन हुए 7 दिन हो चुके हैं, जिसका मतलब ये जल्द ही डंजन ब्रेक में बदल जाएगा और मैजिकल बीस्ट यहाँ से ह्यूमन वर्ल्ड में जाने लगेंगे। इसीलिए टाइम लिमिट से पहले डंजन बॉस को मारना जरूरी होता है। अगर वो यहाँ फेल कर जाते हैं तो वो जायंट स्टैचू उनके वर्ल्ड में एंटर कर सकता है और तबाही मचा सकता है, पर उन्हें अब भी थोड़ा वेट करना होगा। इसीलिए जिनवू बाकियों को अल्टर के अंदर आने कहता है ताकि वो टेस्ट जल्दी क्लियर कर सके। वो मान जाते हैं और अल्टर के अंदर आ जाते हैं। अल्टर के चारों तरफ फ्लेम इग्नाइट हो जाता है और ब्लू फ्लेम का भी एक रिंग और बन जाता है, जिससे गेट खुल जाता है और वेपन वाले स्टैचूज मूव करने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि जब तक वो स्टैचूज को देख रहे हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सभी को स्टैचूज को देखते रहने कहता है। लेकिन एक लड़की तंग आ जाती है और इसका फायदा उठाते हुए गेट के बाहर भाग जाती है। ये काफी सेल्फिश था, लेकिन वो बच जाती है। ये देखकर दूसरे भी सोचने लगते हैं कि वो भाग सकते हैं। जिनवू समझ जाता है कि बॉस म्यूजिक अब तक खत्म नहीं हुआ है, तो वो ओपन डोर एक ट्रैप हो सकता है। पहला कमांडमेंट वर्शिप करना, दूसरा कमांडमेंट प्रेस करना और थर्ड बिलीव करना है। इसका मतलब उन्हें ब्लू फ्लेम्स के खत्म हो जाने तक वहीं रुकना था, और अगर ऐसा है तो वो ओपन गेट बस उन्हें लालच देने के लिए है। जिनवू सभी को बताता है कि उन्हें यहाँ पर रुकना होगा ताकि वो स्टैचूज को आगे बढ़ने से रोक सके, पर वो सभी हार मान चुके थे और उस लड़की की वजह से वो भी स्केप करने का सोच रहे थे। किम जिनवू को थैंक्स करता है कि उसकी वजह से ही वो लोग अब तक जिंदा हैं, लेकिन अब बहुत हुआ। अब वो घर जाना चाहता है, अपनी वाइफ को देखना चाहता है, इसीलिए वो गेट से बाहर जा रहा है। अब सिर्फ जिनवू, जूही और मिस्टर सॉन्ग ही बचे थे। वो एक साथ सभी स्टैचूज को देखने में स्ट्रगल कर रहे थे, इसीलिए वो स्टैचूज सामने आते जा रहे थे। जिनवू को खुद पर डाउट होने लगता है। सॉन्ग कहता है जिनवू और जूही यहाँ से चले जाएं। उसे लग रहा था कि अल्टर के अंदर अगर एक इंसान भी रहे तो डोर बंद नहीं होगा, पर जिनवू अपना एक पैर खो चुका था और जूही बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो दोनों एक साथ भाग नहीं सकते। इसीलिए जिनवू कहता है कि सॉन्ग जूही को लेकर भाग जाए और वो अल्टर के अंदर रुकेगा। सॉन्ग मान जाता है, पर जूही इसके अगेंस्ट थी। सॉन्ग उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जिनवू सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका था। उसे अब इस बात का रिग्रेट था कि अगर उसे पता होता वो ऐसे मरने वाला है तो वो और लाइफ इंश्योरेंस रखता। वो स्टैचू सामने आ जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। जिनवू का एक आर्म कट जाता है और वो मरने की हालत में आ जाता है। जिनवू सोचने लगता है काश वो स्ट्रॉन्ग होता और लड़ पाता। उसके खुद के सपने हैं, वो यहाँ नहीं मरना चाहता है। उसे चेस्ट में स्टैब करके अल्टर में फेंक दिया जाता है। एक स्टैचू अपने स्वॉर्ड से उसे मारने के लिए रेडी था और जिनवू कुछ भी करने के हालत में नहीं था। स्टैचू जैसे ही स्वॉर्ड स्विंग करता है, टाइमर रुक जाता है और एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है। ये एक क्वेस्ट था जिसमें लिखा था कि अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मारा जाएगा। जिनवू मरना नहीं चाहता था और तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है।